नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग सेट नंबर 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्ले लिस्ट में चले जाइएगा चैनल के, और वहाँ से वीडियो आप शुरू से देखना स्टार्ट करिए अगर चैनल पे नए हैं तो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर हो जाइएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या जहां आप कमेंट करते हो वहां से भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है और जो भी इम्पोर्टेंट रहता है वहाँ पॉइंट उसको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने दोस्तों पास भी इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसको जो आप देख रहे हैं इसको तैयार करने के लिए 2 से 2.5 घंटा लगता है PPT को तैयार करने के लिए। तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने दोस्तों पर इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा, आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो आपको बहुत ही बार बताया है, जहां भी राज्यसभा लोकसभा मेंशन हुआ था प्रश्न में, तो वहां आपको बता दिए थे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। आपको बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा टोटल 14 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा टोटल कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? 14। तो 14 में से जो 12 रहता है राज्यसभा में और 2 लोकसभा में, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। राज्यसभा लोकसभा से ऐसे भी बड़ा और लोकसभा में 2 ही अच्छा रहा, तो 2 से 2 हो जाएगा लोकसभा में और राज्यसभा में जो बचा 12 राज्यसभा में। और अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाते हैं करते हैं, तो 14, क्योंकि टोटल कितने व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं? 14। क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पूछेगा नहीं कि राज्यसभा और लोकसभा में टोटल कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो आप जोड़ के बता दीजिए। सीधे आपसे प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो 14। अगर राज्यसभा पूछेगा तो 12 और लोकसभा पूछेगा तो 2 और टोटल पूछेगा तो 14। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन में दे रहा है 10, तो 10 तो होगा नहीं, 15 दे रहा तो 15 भी नहीं होगा, और 12 दे रहा 20 है तो 20 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन से भी आप काट सकते हैं कि अगर आपको याद है 14, 12, 2 और ये आपको कन्फर्म नहीं है कि राज्यसभा में लोकसभा में आप 2 है, अच्छा तो 2 से लोकसभा और राज्यसभा में 12, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 12। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में ईसापुर 4वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी ईसापुर, 6वीं शताब्दी ईसापुर, 2री शताब्दी ईसापुर और 1ली शताब्दी ईसापुर। तो आप इसका आंसर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और आप अपने पास एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जो भी पॉइंट लिखाया जाता है उसको नोट डाउन करते जाइएगा और आंसर हमें बताने से पहले आप, जैसे में प्रश्न नंबर 1, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम आंसर बताने वाले हैं तो 1 लिखकर आप जो आंसर माइंड में आप सोच रहे हो उसको लिख लीजिए और जो हम बता रहे हैं और उसको मिलाइए कि आपका आंसर जो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और लास्ट में टोटल मिला के देखिएगा आपका 20 प्रश्न में कितना आप मार्क कर पा रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न का आप हमें आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लिख रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ईसापुर 6वीं शताब्दी। ईसापुर 6वीं शताब्दी। तो जो मगध राज्य में यहाँ आया मगध, तो मगध से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मगध लिख कर डैश दीजिएगा
मगध। मगध राज्य में पहला वंश कौन था? हर्यक वंश। अगर आपसे पूछेगा कि मगध वंश में पहला वंश कौन था, तो हर्यक वंश। मगध वंश में पहला वंश कौन था? यहाँ पे इतना नहीं लिखे, सीधा आप लिख दीजिएगा, पहला वंश लिख लीजिएगा और पहला वंश लिख कर दे दीजिएगा कि हर्यक वंश। पहला वंश कौन था? हर्यक वंश। जो पहला वंश था वो आपका हो जाएगा हर्यक वंश। पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। अगला पॉइंट लिखिएगा। और प्रथम जो राजधानी था, प्रथम राजधानी में लिखिएगा राजगीर। और इसी को दूसरा नाम है गिरिब्रज। राजगीर लिखिएगा, या आपको दे सकता है गिरिब्रज, या कहीं कहीं राजगिरी भी देता। राजगीर और राजगिरी भी देता है, तो राजगिरी भी लिख लीजिए। आपको देगा राजगीर या गिरिब्रज या राजगिरी, तो तीनों एक ही है। और इसका अन्य नाम में आप लिख सकते हैं मगधपुर, बृहदपुर, बसुमती, कुशाग्रपुर, बिंबिसारपुर अन्य नाम है। और इस पे जो वंश चला था उसको आप लिख लीजिएगा, जो कौन कौन वंश मतलब इस पे चला था, तो वंश लिखकर डैश दीजिएगा, वंश लिखकर डैश दीजिएगा। तो वंश में लिख दीजिएगा बृहदत वंश, वृहद्रथ वंश और हर्यक वंश। और दूसरा में लिखिएगा शिशुनाग वंश और नंद वंश। इस पे कौन कौन हो जाएगा? हर्यक वंश और बृहदत वंश, शिशुनाग और कौन था? नंद वंश, मतलब इस पे चला था। और इसका जो पूछता है, जैसे मैं आपसे पूछ देगा, इधर से मान लीजिए ऐसे ही हम एक बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य, तो जो मगध साम्राज्य था ना, तो पूरा में क्या था? चंपा नदी। और दक्षिण में क्या था? विंध्य पर्वत था। और अगर आपसे पूछेगा पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? सोन नदी। और उत्तर में हो जाएगा गंगा नदी। के बीच में क्या था? मगध साम्राज्य का विस्तार था। बीच में क्या था? मगध साम्राज्य का विस्तार था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया? ऑप्शन ए में दे रहा है लॉर्ड हार्डिंग, बी में लॉर्ड कर्जन, और सी में लॉर्ड लिटन, और डी में लॉर्ड मिंटो। ये प्रश्न आपके लिए आसान है, लेकिन इस प्रश्न को जो हम इसलिए लाते हैं, आप तो इसको प्रश्न कर लीजिएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसराय के समय में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन था इसका जो कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक, 1899 से लेकर 1905 तक। और इसी समय स्वदेशी आंदोलन चला था। इस समय क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन चला था। जो स्वदेशी आंदोलन कब चला था तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब चला था? 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को। और इसमें आपसे पूछता कि बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? तो लिख लीजिए बंगाल विभाजन का विरोध, बंगाल विभाजन का जो विरोध किया था, बंगाल विभाजन का विरोध कौन कौन किए थे? एस एन बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, आनंद मोहन बोस, ये सब क्या किए थे? तो बंगाल विभाजन को मतलब विरोध किए थे। और जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था। कब रद्द हुआ था? तो 1911 में रद्द कर दिया था। किस कमेटी के सिफारिश पे? ये भी आपसे पूछ लेता। तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। और जो रद्द कर दिया गया था, बंगाल विभाजन 1911 में क्या कर दिया था? रद्द कर दिया गया था। और किस कमेटी के? तो अरुण डेल कमेटी के सिफारिश, मतलब अरुण डेल कमेटी ने इसको क्या कर दिया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था 1911 में। तो आप इसको याद रखिएगा, अरुण डेल कमेटी। अगला पॉइंट में लिखिएगा, यहाँ आपका हो गया अगला पॉइंट। तो इतना आपको मैक्सिमम पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। 4 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी में देखा तर्कशास्त्र, सी में बौद्ध धर्म दर्शन, और डी में रसायन विज्ञान। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? तो कुमार गुप्त। और कब बना? 405 ईसा पूर्व में। इसको किसने बनाया था? तो कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोकमान, सी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और डी में कनिष्क। तो इसका आंसर आप हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। लिख रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो राजधानी बनाया किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पूछा राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपसे पूछा स्थापना किसने किया था? तो उदयन। इसको आप लिख लीजिएगा, पाटलिपुत्र लिखकर डैश दीजिएगा, पाटलिपुत्र। आपसे पूछता है कि स्थापना किसने किया पाटलिपुत्र का? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का नाम क्या है? तो कुसुमपुर। और इसका स्थापना किसने किया था? स्थापना, तो स्थापना हो जाएगा उदयन। इसका स्थापना किसने किया था? उदयन, जिसका कार्यकाल था
461 से लेकर 445 BC, मतलब ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना किसने किया था? उदयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा उदयन। और ऑप्शन नंबर बी है जो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपको याद रखना है कलिंग का विजय। आप इसको याद रखिएगा, कलिंग का विजय। कलिंग का विजय, कलिंग का विजय कब किए थे? तो 261 ईसा पूर्व, मतलब BC लिख लीजिएगा, कलिंग का विजय। और कलिंग का जो युद्ध हुआ था राजा नंदराज और अशोक के बीच हुआ था, जिसमें से अशोक क्या हुआ था? मतलब जीत गया था। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा जाता। तो इसको भी आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वर्णकाल कहा जाता। ईस्वी लिखिएगा 375 से 415 ईस्वी, और इनके कार्यकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता। अगर ऑप्शन में दिया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और गुप्त वंश, तो गुप्त वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन में आपसे पूछेगा गुप्त किस वंश को स्वर्णकाल कहा जाता है, मतलब किस का वंश को मतलब स्वर्णकाल कहा जाता है, किस समय को? तो गुप्त वंश को मतलब उस समय के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। तो गुप्त वंश अगर ऑप्शन में है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी है, तो ऑप्शन मारिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं रहेगा तो आंसर मारिएगा गुप्त वंश को स्वर्णकाल कहा जाता है। जो 375 से 415 ईस्वी तक कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? पिपलीवन, वैशाली, कुंडग्राम, विक्रमशिला। तो आप अगर वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो आपको जैन धर्म से इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट था बता दिया गया था। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो जन्म स्थान कहाँ था? कुंडग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे हैं तो आप वीडियो को शुरू से देखिएगा। तो सेट नंबर 3 या 4 में डिटेल में बता दिया गया था। सेट नंबर 3 से 4 में क्या जो आप महावीर जो भी जैन धर्म से इंपॉर्टेंट था पूरा डिटेल में बताया गया। जो भी मतलब प्रश्न बनता है जैन धर्म से वो बता दिया गया था। तो आप शुरू से वीडियो को देख रहे होंगे, और अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। तो कुंडग्राम और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। आप इसको लिख लीजिए। और कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में। देखिए वैशाली भी दिया गया और कुंडग्राम, कुंडग्राम नहीं रहता तो वैशाली को आंसर मारते। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका सेकेंड आंसर, क्योंकि कुंडग्राम जो पड़ता है वैशाली में ही पड़ता। और मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। और आपसे ये भी पूछ देता कि टीकाकार कौन थे? तो नेमी चंद्र। आप इसको लिख लीजिएगा। अगर जैन धर्म के टीकाकार करने का मतलब होता है कमेंटेटर, कमेंटेटर जिसको बोलते हैं व्याख्याकार। तो यहाँ आप लिखिए, आपसे पूछता, ये भी पूछ लेता प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है टीकाकार। तो टीकाकार में लिख लेगा नेमी चंद्र सूरी, नेमी चंद्र सूरी। आप इसको लिख लीजिएगा नेमी चंद्र सूरी। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी। 7 नंबर प्रश्न है, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर 6 ग्राम, 10 के पावर 9 ग्राम, 10 के पावर 12 ग्राम और 10 के पावर -15 ग्राम। सब माइनस में, सिर्फ पावर में बोल दिए। तो पिको बराबर होता है, तो जो पिको हो जाएगा 10 के पावर -12 ग्राम, और 10 के पावर -15 ग्राम को बोलते हैं फेप्टो, और 10 के पावर -6 ग्राम को बोलते हैं माइक्रो। इसको बोलते हैं माइक्रो, जिसको म्यू से सूचित करते हैं। और 10 के पावर -9 को बोलते हैं नैनो, जिसको हम लोग सूचित करते हैं एन से। किसको सूचित करते हैं?
एन से, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और गीगा बोलेगा तो 10 के पावर 9, गीगा बोलेगा तो 10 के पावर 9 यहाँ लिख लीजिएगा। गीगा, गीगा बोलेगा तो 10 के पावर 9, गीगा बोलेगा तो कितना लीजिएगा 10 के पावर 9। अगर गीगा बोलेगा तो 10 के पावर 9। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। दूध उदाहरण है एक विलयन का, कोलाइडी विलयन का, इमल्सन का, वायु विलयन का। तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा 8 नंबर। 8 नंबर, दूध उदाहरण है एक विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का, वायु विलयन का। इसका आंसर बताइए हमें कि दूध उदाहरण है एक। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ आपको सेट कर देते, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ लिख रहा निलंबन, जिसको हम लोग सस्पेंशन नहीं बोला, सस्पेंशन, निलंबन। निलंबन कहने का मतलब किसी चीज़ में कण निलंबित हो, मतलब मिला हुआ हो। तो बोल रहा कि वैसा विषमांग विलयन जिसमें विलेय के कणों की त्रिज्या 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा हो, उसे निलंबन कहा जाता है। जैसे नदी का गंदा पानी, वायुमंडल में धूलकण, जैसे वायुमंडल का तो धूलकण निलंबित होता है, मतलब मिला हुआ होता है, वायुमंडल में धुआं इत्यादि, ये सब क्या निलंबन का उदाहरण है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा कि वायुमंडल में धूलकण किसका उदाहरण है, निलंबन का। अगर आपसे पूछा वायुमंडल में धुआं किसका उदाहरण है, तो निलंबन का। इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछेगा, तब इसको जो एग्जाम्पल दिया गया उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। आगे लिख रहा है कोलाइड, तो वैसा विषमांग विलयन जिसमें विलेय के कणों की त्रिज्या 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक हो, तो उसे कोलाइड कहा जाता है। जैसे दूध, पनीर, शहद, सेंट, पेंट, क्रीम इत्यादि। तो आप इसको याद रखिए, दूध, पनीर, शहद, सेंट, पेंट, क्रीम इत्यादि। अब किसका उदाहरण, तो कोलाइड का। और यहाँ ऑप्शन में दिया गया कि कोलाइड विलयन 2 प्रकार के होते हैं। जो कोलाइड विलयन है 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में पायस, पायस जिसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन, और एक होता है जेल। तो पायस बोलते हैं यह द्रव में द्रव का विलयन है, जैसे दूध, इत्र, पेंट, गोंद इत्यादि। और नीचे दे रहा कि जेल या ठोस में द्रव का विलयन है, मतलब ठोस में द्रव का विलयन जिससे, जैसे पनीर, शहद, फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम etc। तो अभी भी आपसे प्रश्न नहीं बना, तो चलिए हम प्रश्न पे जाकर समझाते हैं। बोल रहा है दूध उदाहरण है, तो दूध तो उदाहरण है जो कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। लेकिन कोलाइडी विलयन में भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं यहाँ दिया गया कोलाइडी विलयन 2 प्रकार का, एक पायस होता है, एक जेल होता है। तो जो एक पायस होता है, एक जेल होता है। पायस में जो आंसर होगा, पायस वाला दूध, इत्र, पेंट इत्यादि। लेकिन अगर पायस ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम लोग कोलाइडी को यहाँ मार सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया गया पायस, जेल, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा इमल्सन, इमल्सन को ही इंग्लिश में, मतलब पायस को इमल्सन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट आंसर होगा, और ए आपका सेकेंड होगा। कोलाइड विलयन आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड। अगर इमल्सन नहीं रहता तो कोलाइड विलयन को मारते। कोलाइड विलयन के अंदर इमल्सन अथवा इमल्सन के पाठ है दूध, और कोलाइडी मतलब 2 प्रकार का होता है, एक होता है पायस, एक होता है जेल। कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, एक पायस, एक जेल। और जो दूध है किसका उदाहरण है, तो पायस का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन। अगर इमल्सन ऑप्शन में नहीं रहता तो कोलाइड विलयन को यहाँ लगा देते। देखिए पायस कहने का मतलब द्रव में द्रव का विलयन, और जेल कहने का मतलब ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन। जैसे में पनीर, शहद, फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम etc। ये सब क्या ठोस में द्रव का विलयन है, तो आप इसको याद रखिएगा। और आपसे पूछा वायुमंडल में धूलकण किसका उदाहरण, निलंबन का, मतलब निलंबित रहता है, सस्पेंशन मतलब मिला हुआ रहता है। वायुमंडल में धुआं हो गया, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इमल्सन नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, कोलाइड विलयन का। फर्स्ट आंसर होगा इमल्सन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पायस, और सेकेंड आंसर होगा कोलाइड विलयन। अगला प्रश्न है, ये आपका हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में, लिख रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया। आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी थे
सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए? महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए? ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है खेड़ा, बी में चंपारण, सी में बारदोली और डी में बड़ौदा। जो बारदोली हुआ था 1928 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1928 में। ये भी आपसे पूछता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और चंपारण 1917 में। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। और खेड़ा 1918 में। मतलब महात्मा गांधी के द्वारा किनको भेजा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मतलब खेड़ा में भी हो गया और चंपारण में भी 1917 खुद महात्मा गांधी के थे। तो इसमें पूछ रहे कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, चंपारण। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में दे रहा बाबर, बी में दे रहा हुमायूं, सी में दे रहा गुलबदन बेगम और डी में जहांगीर। डी में क्या दे रहा? जहांगीर। आपको बताना है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में गुलबदन बेगम और डी में जहांगीर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। और बाबर का जो कार्यकाल था 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर का जो कार्यकाल था 1526 से लेकर 1530 तक। और हुमायूं का कार्यकाल, तो हुमायूं का जो कार्यकाल होगा 1530 से लेकर 1556 तक। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जो बाबर ही लड़ा था 1526 में। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जहांगीर, तो जहांगीर का जो कार्यकाल था 1605 से लेकर 27 तक। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। और इम्पोर्टेंट जो बुक है उसको आप लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे अबुल फजल के द्वारा कौन सा किताब लिखा है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजल, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो लिखा रहा है उसको आप नोट कर लीजिएगा। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी ये किस भाषा में था? तुर्की भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाबर के ही द्वारा लिखा गया था। अगर पूछा गया हुमायूंनामा जो फारसी में था, हुमायूंनामा जो फारसी में था किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुलबदन बेगम। जो अभी प्रश्न में पूछा था, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। और अगला लिखिएगा आईने एक अकबरी, ये भी आपसे पूछता है, इसको आप ध्यान में रखिए। हुमायूंनामा, ये तीनों जो किताब लिखा रहे उसको आप ध्यान में रखिएगा। जो लिखा रहे इसको आप ध्यान में रखिएगा। आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अकबरी, आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? और आपसे पूछेगा अकबरनामा, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोनों आंसर हो जाएगा अबुल फजल। इसका आंसर क्या होगा? अबुल फजल। इसका जो आंसर होगा अबुल फजल। इसका आंसर क्या होगा? अबुल फजल। तो आप इसको याद रखिएगा। फिर से आप एक बार रिवीजन कर ले। तुजुक ए बाबरी आपसे पूछेगा तो बाबर आंसर होगा। हुमायूंनामा पूछेगा तो हुमायूं आंसर नहीं दीजिएगा, गुलबदन बेगम हो जाएगा। आईन ए अकबरी या अकबरनामा पूछता है तो अकबरनामा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और हुमायूंनामा मतलब जो भी लिखा दे उसको आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और यह किस अनुच्छेद में मतलब बताया गया? प्रश्न बोल रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और यह किस अनुच्छेद में बताया गया? सो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए द्वारा अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन नंबर बी में द्वारा अनुच्छेद 74 में, और सी में द्वारा अनुच्छेद 356 में, और डी द्वारा अनुच्छेद 76 में। तो आप इसका आंसर हमें बताइए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं आप, इसको आंसर सोच लीजिए आप कि इसका आंसर
क्या होगा? तो आई होप कि इसका आंसर आप सोच लिए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 74 में। और जो 352 है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 पूछेगा तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। 356 पूछेगा तो राष्ट्रपति शासन, और 352 पूछेगा तो राष्ट्रीय आपातकाल, और 360 पूछेगा तो वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 76 में ये आपका हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 74 में जो मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, यह बताया गया अनुच्छेद 74 में कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। तो आई होप कि इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया रेलवे, बी में उत्पाद कर, सी में बिक्री कर, और डी में प्रत्यक्ष कर। तो इसका आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न में बोल रहा है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जो सबसे भारत सरकार का बड़ा स्रोत है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पाद कर। जो भारत सरकार का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? उत्पाद कर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको डिटेल में बता दिया गया। ये सेट नंबर आपको 5 या 6 मतलब बता दिया। पिछले वाले सेट में जब भी आता है तो हम लोग एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। कोई एक सेट में 1 से 2 टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। तो आपको सेट पिछले वाले सेट में बता दिया गया। तो आप अगर वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तब इसका आंसर आसानी से कर लीजिएगा। तो बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। तो ये जो किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को क्या निर्धारित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि ऑप्शन यहाँ लिख रहा है कि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता, लकड़ी के तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, और सी में लिख रहा है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, और डी में लिख रहा है कि लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। जो लोहा था ऊष्मा का, देखिए यहाँ आपको हम इसको क्लियर कर देते हैं अच्छी तरह से कि देखिए लोहा जो होता है, मान लीजिए कि एक लकड़ी है और एक लोहा मतलब धातु मान लेते हैं। तो लोहा में मान लीजिए एक यहाँ लकड़ी हम लेते हैं, इसको मान लीजिए कि लकड़ी है, यह क्या है? लकड़ी का मान लें कि गुटका, ठीक है। तो लकड़ी का गुटका, तो इसको मान लीजिए कि ये जो आपका हो जाएगा ऊष्मा का अति हो रहा, ऊष्मा क्या हो रहा? ऊष्मा मान लीजिए कि निकाल रहा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? लकड़ी, ये आपका लकड़ी है, और ये मान लीजिए कि क्या है? धातु है। ये जो आपका हो गया धातु, धातु, और इसमें भी ऊष्मा का मतलब ये भी मतलब ये धातु हो गया। तो यहाँ जो हो गया तो लकड़ी हो गया और धातु हो गया, इसमें भी संवहन होता है, मतलब लकड़ी में भी संवहन होता है और धातु में भी होता है। लकड़ी में भी संवहन होता है और धातु में होता है, इसमें भी विकिरण होता है
और इसमें भी होता है, इसमें भी बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण, अगर कभी आप लकड़ी को जला रहे होंगे, जैसे चूल्हा में हम लोग घर में देखिएगा देहात गाँव में जला जाता है, तो लकड़ी के पिछले वाले हिस्से से बाष्पीकरण होता है, मतलब जल टाइप के निकलता है। तो इसमें भी बाष्पीकरण होता है, धातु में भी होता है। लेकिन जो लकड़ी में होता है ये चालन इसमें नहीं होता, चालन इसमें क्या होता नहीं होता, और इसमें जो चालन होता है तो यहाँ होता है 3 विधि से ठंडा या गर्म हो सकता है, और जो धातु है 4 विधि से ठंडा या गर्म हो सकता है। तो आप बताइए कि अगर मान लीजिए कोई 3 विधि से, जैसे में एक मान लीजिए टंक है, 2 टंकर है, एक टंकर में 3 को मतलब पाइप लगाया गया है सेम, और अगले जो दूसरा टंकर उसमें 4 को पाइप लगाया। तो जो 4 को पाइप लगाए, जो टैंक रहेगा, जो 4 को पाइप वाला जो टंकर रहेगा और 3 को पाइप वाला टंकर रहेगा, तो ये वाला जो टंकर रहेगा 3 को पाइप वाला जल्दी भरेगा भी नहीं और जल्दी खाली भी नहीं करेगा 4 को वाला टैंकर से, और उसको अगर भरेंगे तो इससे जल्दी भी भर देगा, जल्दी खाली भी कर देगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये जो होता है 3 विधि से क्या होता है, ये जो आंसर होगा यहाँ 3 विधि से ठंडा या गर्म हो सकता है, और ये जो होगा 4 विधि से ठंडा या गर्म होगा। तो अब बताइए धातु वाला जल्दी ठंडा होगा या लकड़ी वाला ठंडा होगा जल्दी? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी के तुलना में लोहा ऊष्मा का है अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो कहने का मतलब जल्दी ठंडा हो जाएगा और गर्मी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न पे क्या कि परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव है। ऑप्शन नंबर ए दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मान लीजिए कि परमाणु है, मान लेते हैं कि परमाणु है, तो परमाणु है, तो परमाणु के जो नाभिक में होता है, नाभिक में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ से पूछा परमाणु नाभिक का अवयव है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, तो होगा नहीं इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और डी में इलेक्ट्रॉन है तीनों, तो तीनों वाला भी नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन वाला आंसर नहीं होगा। तो क्या रहता है नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है नाभिक के चारों ओर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलेथीन, एट्रोपिन, और सी में दरा 2-आइसोप्रोपॉक्सीफिनाइल, और डी में दरा बेंजीन हेक्साइल क्लोरोफिन, बेंजीन हेक्साइल क्लोरोफिन, और सी में है 2-आइसोप्रोपॉक्सीफिनाइल। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलेथीन, जो मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय जो रसायन होता है, देखिएगा कि मच्छर भगाने जाता है उसमें जो सक्रिय रसायन होता है क्या होता है, तो उसमें जो रसायन रहता है एलेथीन रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है एस्पिरिन है, एस्पिरिन है क्या है, तो लिख रहा प्रतिजैविक, एंटीप्यूरेटिक, और सी में यहाँ मिटा गया सम्मक से लिखा हुआ, और डी में लिख रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन का आपको बारे में बता रहे हैं क्या प्रतिजैविक है या एंटीप्यूरेटिक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो हो जाएगा एंटीप्यूरेटिक है, यह जबरनाशक औषधि है। जो एस्पिरिन है यह क्या है, जबरनाशक औषधि है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीप्यूरेटिक, का मतलब होता है जबरनाशक, जबरनाशक औषधि। इसको आप लिख लीजिए। कहने का मतलब बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, ये सब क्या होगा, इसमें एक काम आता है एस्पिरिन, तो इसको आप लिख लीजिएगा जबरनाशक औषधि। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीप्यूरेटिक, एंटीप्यूरेटिक। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो बुखार में, सिर दर्द, इसको आप लिख लीजिएगा उपयोग में करके। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है बिजली की खपत का बिल
किसके मापन पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है वाट, बी में वोल्टेज, सी में ओम, और मतलब ऑप्शन नंबर एक में दे रहा है वाट, दो में दे रहा है वोल्टेज, तीन में दे रहा है ओम और चार में दे रहा है एम्पियर। तो आपको बताना है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वाट पर, वोल्टेज पर, ओम पर, एम्पियर पर। तो जो बिजली का जो बिल है वाट पे आधारित है। बिजली के लिख रहा है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो वाट पे। किस पर आधारित है? वाट पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा केवल एक। केवल क्या हो जाएगा? एक। धारा का मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर। और प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा? ओम। अब यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार और यहाँ दे रहा है परनाग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ये आपको इंटर में बायोलॉजी में पढ़ना है जी। इसका जो है 3000 से लेकर 4000 तक आयु काल है। 3000 से लेकर कितना है? 4000 तक। देखिए आपको यहाँ लगा दे, यही आपका सिनकोया। इसका जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कुनैन, जो औषधीय महत्व उपयोगी है। इसका कहाँ उपयोग होता है? तो औषधीय महत्व में उपयोगी होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं कुनैन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिकोया। और यूकेलिप्टस को क्या बोलते हैं? तो पर्यावरण के आतंकवादी। यूकेलिप्टस को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण के आतंकवादी। तो पर्यावरण के आतंकवादी आपसे पूछता है कि पर्यावरण के आतंकवादी किसको बोलते हैं? तो यूकेलिप्टस को पर्यावरण के क्या बोलते हैं? आतंकवादी। आप इसको लिख लीजिएगा यूकेलिप्टस लिखकर कि पर्यावरण का आतंकवादी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां भी इसको लगाइएगा यूकेलिप्टस को, तो जिस जगह पे हम लोग लगाएंगे इसको, उस जगह का जितना भी पानी रहेगा मतलब उसको क्या कर लेता है? सोख लेता है। तो मतलब वहां का अगर पानी कम जाएगा तो क्या होगा? वहां के पेड़ पौधे सभी मतलब सूख जाएगा। तो मतलब नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूकेलिप्टस को पर्यावरण के आतंकवादी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जावा भगत, एम.एन. राय। एम.एन. राय लिख रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जावा भगत, एम.एन. रॉय। तो इसका जो आंसर होगा आनंद पांडे। बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित है? बिहार से। मतलब झारखंड और बिहार जब एक ही में था उस टाइम, लेकिन अभी झारखंड में है तो मतलब झारखंड से भी आंसर होगा कि बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित है? झारखंड से। लेकिन अगर बिहार से पूछे कौन थे तो बिरसा मुंडा ही होगा, क्योंकि उस समय जो था झारखंड बिहार एक ही में था। यह 15 जनवरी 2000 को अलग हुआ था झारखंड बिहार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनंद पांडे। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर ले, तो शॉर्ट रिवीजन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आनंद पांडे। और यहाँ से सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या? सिकोया, जिसका आयु काल कितना है? 3000 से लेकर 4000। लेकिन ऑप्शन में अगर 3000 है और 4000 भी है तो ऑप्शन मतलब मान लीजिए कि अलग अलग अगर चुनना है तो 3000 लगभग आंसर मतलब इसका होता है जीवन काल। और यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस स्थान पर इसको लगाते उस स्थान के सभी मतलब उस आसपास के एरिया का पानी क्या होता है? सोख लेता है। तो इसलिए पर्यावरण के लिए मतलब ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पर्यावरण का आतंकवादी है। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक जबरनाशक है। मतलब जबरनाशक कहने का मतलब इसका उपयोग है तो बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, मतलब दर्द की सब बुखार इस समय इसका उपयोग करते हैं। मतलब जबरनाशक औषधि है। मतलब एस्पिरिन को हम लेंगे तो ठीक कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीपीरेटिक, और जिसको हम बोलते हैं जबरनाशक औषधि। यहाँ मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? जो मच्छर भगाने आता है उसमें बोल रहा है कि सक्रिय रसायन कौन सा मिला होता है? एलिथिन मिला होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चारों ओर परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ आपको बता दिए कि जो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होगा। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है, लोहा है, ऊष्मा का अच्छा चालक है लकड़ी के तुलना में, तो जल्दी ठंडा होगा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्पाद कर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था तो अनुच्छेद 74 में यह बताया गया।
और इसको आप याद रखिएगा, तुजो के बाबरी पूछेगा तो बाबर के द्वारा, हुमायूंनामा पूछेगा तो गुलबदन बेगम के द्वारा, आइन ए अकबरी और अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? दोनों दो किताब है, आइन ए अकबरी और अकबरनामा, दोनों किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल। तो यहाँ पूछ रहा है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यहाँ आपको बता दिए कि दूध उदाहरण है, तो दूध जो उदाहरण है अगर इमल्सन नहीं रहेगा तो मारते कोलाइडी में। पहला जो आंसर होगा पाइसीकरण, और मतलब उसके बाद होगा कोलाइडी। फर्स्ट ऑप्शन में किसको चुनेंगे हम लोग? पायस को, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इमल्सन। अगर इमल्सन नहीं रहेगा तो कोलाइडी विलयन को आंसर देंगे, क्योंकि कोलाइडी विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है पायस, एक होता है जेल। पायस हम लोग उसको बोलते हैं जो द्रव में द्रव का विलयन हो, और जेल उसको बोलते हैं जो ठोस में द्रव का विलयन हो, ठोस में द्रव का विलयन हो। जिसमें मध हो जाएगा, आपका पनीर हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा? जेल का उदाहरण हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में बहुत पूछता, एग्जाम्पल ही आपसे एग्जाम में पूछता है, तब एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। ये आप ध्यान में नहीं रखिएगा कि ठोस और द्रव में, आपको यहाँ आंसर नहीं लिखना है, तो आप एग्जाम्पल को याद रखिएगा। यहाँ दे भी दिए, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, नोट डाउन। यहाँ हो जाएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो कुंडग्राम। और ये कहाँ पड़ता है? वैशाली में। अगर कुंडग्राम नहीं रहता तो आंसर हम लोग वैशाली मारते हैं। और क्या हुआ था? 540 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं 599 भी देता है, तो 540 ईसा पूर्व ही आंसर आप मारिएगा। और यहाँ जरा पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अगर आपसे पूछेगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो उदयन ने किया था। और पाटलिपुत्र को बोलते हैं कुसुमपुर, पाटलिपुत्र को हम लोग बोलते हैं कुसुमपुर, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसने इसको स्थापना किया था? कुमारगुप्त ने। कब किया था? 405 ईस्वी में। और यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होता? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं? तो संसद में टोटल 14 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। तो लोकसभा 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तो लोकसभा से याद रखें 2, और राज्यसभा में 12, और संसद में पूछेगा तो 14, क्योंकि दोनों को मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और अपने दोस्तों पास भी इसे शेयर कर दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी मतलब जहां भी आपका ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।